हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजेस बायोलॉजी एजुकेशन में। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पर डिस्कशन कर रहे थे और आज हम इसके डिस्कशन को आगे जारी रखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मानव के न्यूट्रिशंस के लिए कौन कौन से जो है न्यूट्रिएंट जो है आवश्यक होते हैं और एक संतुलित भोजन के अंदर कौन कौन से घटक जो है वो मौजूद होने चाहिए, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उन घटकों की कमी से जो है वो कौन कौन से रोग मानव के स्वास्थ्य पर जो है वो विपरीत प्रभाव डालते हैं, उनकी कमी के कौन कौन से रोग होते हैं, तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसी डिस्कशन को जारी रखते हैं और हमारे मानव के अंदर जो शारीरिक जो अनियमितताएं हैं, कौन कौन सी जो डिजीज़ है, तो आज हम कुछ डिजीज़ के बारे में जो स्टडी करते हैं। तो देखो, मानव में जो है एक नॉर्मल जो न्यूट्रिशन से संबंधित डिजीज़ होती है जिसको हम मोटापा कहते हैं। तो मोटापा का मतलब वज़न बढ़ना। तो आप जानते हो कि हमारी जो बॉडी है इसकी स्किन जो है, स्किन के नीचे जो है एडिपोज टिश्यू होते हैं जहाँ पर फैट जो है स्टोरेज होती है। तो फैट स्टोरेज जो है ज़्यादा होने से मोटापा बढ़ता है। तो नॉर्मली हम मोटापे को देखें तो वसा की मात्रा ज़्यादा होना, जब हमारे शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा होगी तो मोटापा जो है वो ज़्यादा होगा और वज़न ज़्यादा बढ़ेगा। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो मोटापा बढ़ने का जो कारण है, अगर हम इसके कारण को देखें कि मोटापा क्यों बढ़ता है, तो नॉर्मली हम देखें तो मोटापे का मेन कारण होता है कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी जो है हम कितनी ले रहे हैं और उसको वापस जो है यूज़ कितनी कर रहे हैं। तो जितनी एनर्जी हम लेते हैं, अगर जितना भोजन हम लेते हैं उनको उपापचय के द्वारा यदि हम एनर्जी में बदल दें तब तो हमारा शरीर संतुलित रहेगा, मोटापा नहीं रहेगा। और अगर एनर्जी हम ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन दैनिक जीवनचर्या के अंदर हम काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि भोजन तो जो है वो ज़्यादा खा ही रहे हैं हम, और उसके अंदर भोजन के अंदर जो है अगर मैं देखूँ तो वसा की मात्रा ज़्यादा हो या वसा युक्त भोजन हो। इसके अलावा जंक फूड हो। जंक फूड का मतलब हो गया कि ऐसा भोजन जिसके जो तली हुई चीज़ें जो होती है ना, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो इस तरीके का अगर हम भोजन खाते हैं तो और उसके ऊपर हम जो व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं तो मोटापा बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो मीठा ज़्यादा खाने से, आप जानते हो कि हमारे शरीर में मीठा खाने से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। ग्लूकोज के बढ़े हुए लेवल को जो है इंसुलिन पहले ग्लाइकोजन में चेंज करता है। अगर फिर भी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो फिर उसको फैटी एसिड में बदलकर और हमारे त्वचा के नीचे जमा किया जाता है। तो कहने मतलब ग्लूकोज भी जो है वो आगे जाके और फैटी बनाएगा, वसाई बनती है उसकी भी फैटी एसिड में बदल दिया जाता है, फिर वो स्टोरेज होने लगता है। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके का अगर हम भोजन करते हैं और व्यायाम वगैरह अगर हम नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा कि मोटापा जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और मोटापा बढ़ने से जो है कई प्रकार की बीमारियां जो है वो सामने आती है। तो कौन कौन से रोग जो होते हैं मोटापे के कारण, तो नॉर्मली मोटापा बढ़ने से जो है श्वास संबंधी समस्या हो सकती है। दूसरा, हृदय रोग हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाने से जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। कोलेस्ट्रॉल भी एक स्टेरॉइड वसाई है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हृदय की जो धमनियाँ हैं वो उनकी दीवारें जो है वो मोटी हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस तरीके के हार्ट संबंधी डिजीज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा निंद्रा रोग हो सकते हैं, आर्थराइटिस हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। तो ये सामान्य बीमारियां हैं जो अतिरिक्त भोजन जो है वो खाने से और ज़्यादा मोटापा बढ़ने के कारण हो सकती है। तो वज़न बढ़ना भी एक तरीके का रोग है और ये आगे जाके जो है वो कई सारी समस्याएं जो हमारे जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। अगर सूचकांक की बात करूँ तो हम मोटापे को एक सूचकांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं जिसको हम BMI कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना है इसको। BMI का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो BMI का मतलब हो गया बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि हमारा भार कितना है बटा हमारे शरीर की लंबाई कितनी है, इसका जो अनुपात होता है इसको हम BMI कहते हैं।
यानी वज़न कितना है और लंबाई कितनी है। अगर वज़न और लंबाई जो है वो अगर 25 kg पर मीटर स्क्वायर यहाँ तक है तो ऐसा मान के चलना कि मोटापा आने वाला है, यानी मोटापे के पहले वाली स्थिति है ये। 20 तक है, 20 kg पर मीटर स्क्वायर है तो आप एकदम तंदुरुस्त हो, आपका शरीर एकदम फिट है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपके शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा नहीं है। 25 kg पर मीटर स्क्वायर हो गया, यानी आपका वज़न और जो लंबाई है इन दोनों का अनुपात जो है अगर इसको आप सोल्व करते हो तो 25 kg पर मीटर स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब मोटापा बढ़ रहा है, मोटापे वाली कंडीशन आने वाली है। और अगर ये 30 kg पर मीटर स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब है कि अब मोटापा आ चुका है और अब जो है वो आने वाले दिनों में कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, कई प्रकार के रोग जो वो सामने आ सकते हैं। तो ये कंडीशंस जो है वो मोटापे वाली होती है। ये एक सूचकांक के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये एक सूचकांक है जो हमारे भार और लंबाई के अनुपात को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे कि मोटापे की ये तो मेन वजह है ही है, इसके अलावा एक वजह और होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है समझो आप, कि हम जानते हैं कि हमारे ट्रेकिया जो श्वास नाला है उसके ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि कहेंगे, और इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है इसको हम कहते हैं थायरोक्सिन। ये जो थायरोक्सिन है ये मेटाबॉलिक हार्मोन है, अर्थात थायरोक्सिन जो है वो मेटाबॉलिक रेट को कम ज़्यादा करता है। अगर थायरोक्सिन की मात्रा ज़्यादा है, अगर हाई है, तो उपापचय की दर बढ़ती है और इसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब हो गया कि थायरोक्सिन का लेवल ज़्यादा है, और लेवल ज़्यादा है तो उपापचय दर बढ़ेगी, और उपापचय की दर बढ़ेगी तो ज़्यादा पसीना वगैरह आएगा, इसको हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे। और अगर थायरोक्सिन का लेवल कम है, थायरोक्सिन कम सीक्रेट हो रहा है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन सीक्रेट नहीं कर रही है, तो इसको हम कहेंगे हाइपोथायराइड, तो इसको हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। और इसमें क्या होगा कि उपापचय दर जो है वो कम हो जाएगी, और उपापचय दर कम होगी तो इसका मतलब हम जितना भोजन खा रहे हैं वो हमारे मेटाबॉलिक जो रेट कम होने के कारण वो एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से सुस्ती आना, निंद्रा, मतलब ऐसे बैठे रहना, काम करने का जी नहीं करना, ये कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म होती है। जिसमें क्या होता है कि थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन जो ज़्यादा सीक्रेट नहीं करती, और ज़्यादा सीक्रेट यानी थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, कमी होने को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो उपापचय की दर कम हो जाएगी, उपापचय की दर कम होने से अपने आप ही मोटापा आ जाएगा, और ये एक बीमारी के रूप में जो है वो सामने आता है। तो थायराइड ग्रंथि भी जो मोटापे को बढ़ा सकती है थायरोक्सिन की कमी के कारण, तो ये भी एक कारण है। तो न्यूट्रिशन संबंधी अनियमितताओं में या पोषण संबंधी जो अनियमितताएं हैं उसके अंदर हमारा अगला डिस्कशन रहेगा ब्लड प्रेशर या रक्तदाब। तो रक्तदाब क्या होता है और किस तरीके से भोजन संबंधी अनियमितताओं से रक्तदाब में जो है अनियमितताएं आती है, और कौन कौन सी जो बीमारियां हैं या डिजीज़ है वो सामने आती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम ये समझेंगे कि रक्तदाब होता क्या है। तो देखो यहाँ पे कि नॉर्मली हमने पढ़ रखा है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का काम जो है हार्ट करता है, और हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का बना होता है। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं इनको हम आलिंद कहते हैं, 2 ऊपर के, और नीचे वाले 2 जो होते हैं इनको नीले कहते हैं। और आलिंद और नीले की जो दीवार होती है वो हृदय पेशियों की बनी हुई होती है। अब हृदय से ले जाने वाली जो रक्तवाहिनियाँ होती है इनको हम धमनी कहते हैं, और हृदय में जो लाने वाली ब्लड को लाने वाली जो वाहिनियाँ होती है उनको हम सिरा कहते हैं।
अब हृदय में जब रक्त बढ़ता है तो हृदय की जो आलिंद और नीले की जो दीवार है उन दीवार में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, और इस संकुचन से क्या होगा कि एक प्रेशर रिलीज होगा और इस प्रेशर के साथ में ही ब्लड को पंप किया जाएगा कहाँ पे, धमनियों में। तो आपको पता है कि ये एक मोटर की तरह कार्य कर रहा है जो पंप कर रहा है ब्लड को धमनियों के अंदर, और जब ये मोटर के रूप में कार्य कर रहा है तो इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनमें संकुचन होगा इसकी दीवार में, तो यहाँ से एक प्रेशर के साथ में रक्त को पंप किया जाएगा और ये प्रेशर जो है इस धमनियों की दीवारों पर भी लगेगा, और इस धमनी की दीवार के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है इसको मापा जाता है, और इसी प्रेशर को यानी यहाँ जो प्रेशर या जो दाब होगा इस धमनी की दीवार के ऊपर, इसको हम कहेंगे रक्त दाब। एक उपकरण आता है जिसको हम स्फिग्नोमीटर कहते हैं, जो डॉक्टर यहाँ पे हमारे बाजू के ऊपर बांध के और उससे जो चेक करता है, तो वो चेक करने वाला जो उपकरण है उसको हम स्फिग्नोमीटर कहते हैं। इस स्फिग्नोमीटर से हमारे धमनियों के अंदर जो हृदय के संकुचन या शिथिलन से जो दाब आ रहा है, जो प्रेशर जो इसके ऊपर रिलीज हो रहा है उसको मापा जाता है, और इसी को माप कर बताया जाता है कि रक्तदाब होता है, मतलब जो रक्तदाब कितना है। तो रक्तदाब आपको समझ में आ गया कि हृदय में संकुचन और शिथिलन से हृदय की दीवार के, हृदय की जो धमनियों की जो दीवार है उस दीवार के ऊपर लगने वाले दाब को ही रक्तदाब कहते हैं। और ध्यान रखना कि इसको दो रूप में प्रदर्शित किया जाता है, एक तो होता है सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल। और यह भी ध्यान रखना कि सिस्टोल का मतलब क्या है कि जब संकुचन होता है तो संकुचन से जो रक्तदाब धमनी के ऊपर जो दाब पड़ने वाला है उसको हम सिस्टोल कहेंगे, और इसका मान जो 90 से 120 होना चाहिए mmHg, पारे के रूप में मापते हैं तो ये mmHg, ये इतना तो होना चाहिए सिस्टोल का। डायस्टोल का मतलब है कि एक बार संकुचन होने के बाद में वापस ये जब हृदय के जो आलिंद और नीले हैं वो शिथिल होंगे, दोबारा ब्लड भरेगा, उस दौरान धमनी के ऊपर कितना दाब होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 60 से लेकर 80 mmHg, ये इतना जो है वो डायस्टोल के समय होना चाहिए। तो अगर हम नॉर्मल एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो 120/80 mmHg जो है वो ब्लड प्रेशर होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं। इससे कम जो है 120 में जो सिस्टोल है वो 90 तक हो सकता है, डायस्टोल जो है वो 60 तक हो सकता है। 120 से ज़्यादा होना जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। 120 से कम यानी 90 से भी अगर कम हो गया तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहेंगे, और ये दोनों ही कंडीशन जो होती है वो घातक होती है। तो ब्लड प्रेशर को जो है वो खाने के रूप में जो है कुछ अनियमितताएं जो ब्लड प्रेशर उत्पन्न कर सकती है, जैसे ज़्यादा जंक फूड खाने से, ज़्यादा वसा वाले खाने से, मोटापा होने के कारण, जंक फूड खाने के कारण, या हम जो है वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा शरीर को जो है वो एनर्जी के लिए जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, तो उससे जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो फैट वगैरह और कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसकी मात्रा बढ़ती है, और उसकी मात्रा बढ़ने से हृदय की धमनियों की जो दीवारें हैं वो मोटी हो जाती है, और मोटी हो जाती है तो आपको पता है कि एक तो मतलब अंदर जगह कम हो जाएगी, दीवारें मोटी होगी तो जहाँ रक्त बह रहा है वो नली कम हो जाएगी, और फिर उससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इस कंडीशंस में जो है वो हार्ट संबंधी डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि ब्लड जो है वो ऊतकों तक कम पहुँचेगा, और जब ब्लड ऊतकों तक कम पहुँचेगा, हमारे ऑर्गन्स तक कम पहुँचेगा, तो वहाँ तक ऑक्सीजन लेके नहीं जाएगा, और तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उससे जो है वो अंग जो काम करना बंद कर सकते हैं, या उन अंगों में अनियमितताएं आ सकती है और धीरे धीरे डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से 80 mmHg के बीच में होना चाहिए, इससे न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। और इतना रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करें, तंदुरुस्त भोजन खाएं, अपने भोजन में जो हो जितने मैंने संतुलित भोजन में जो न्यूट्रिएंट बताए वो शामिल करें। एक नियमित आहार जो है वो अपनी दैनिक जीवनचर्या के अंदर शामिल करें। अब हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको व्यक्ति आनंद के भ्रम के रूप में या आनंद के भ्रम की दृष्टि के रूप में शुरू तो कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसका आदी बढ़ जाता है, उसकी आदत हो जाती है, और फिर उसके संबंधित कई प्रकार की बीमारियां जो है वो उसके शरीर में होने लगती है। ऐसे पदार्थों को हम नशीले पदार्थ कहते हैं जो केवल आनंद की अनुभूति के रूप में लिए जाते हैं। ऐसा होता कुछ नहीं है,
केवल एक भ्रम है, जिसके आधार पर जो है कुछ नशीले पदार्थों का सेवन जो है वो व्यक्ति करने लग जाता है। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नशीले पदार्थों में हम बात करेंगे गुटखा। हम जानते हैं कि सुपारी, कत्था, चूना और कुछ सुगंधित पदार्थ मिला के, इसके अंदर तंबाकू वगैरह मिला के और पाउच के अंदर पैक करके गुटखा जो आज गली गली घर घर तक जो बेचे जाते हैं, और इनके शिकार जो बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें सब हो रही है। तो ज़्यादा गुटखा सेवन करने से, यानी इसका सेवन केवल आनंद की अनुभूति के रूप में किया जाता है, लेकिन ये आगे चल के बीमारियों का घर है। आप देखते हो कि ज़्यादा लगातार गुटखा सेवन करने से हमारे जबड़े की जो पेशी हैं वो कठोर हो जाती है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। फाइब्रोसिस इम्पोर्टेंट रोग है। इस रोग में क्या होगा कि लगातार सेवन करने से जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जबड़ा खुलता है नहीं है, थोड़ा सा ही खुल के रह जाता है, पूरा नहीं खुलता। ये बीमारी सामने आती है। दांत खराब होना, क्योंकि ज़्यादा कत्था वगैरह होने के कारण जो दांत पीले पड़ जाते हैं। इसके अलावा तंबाकू मिलाते हैं तो तंबाकू के अंदर कई प्रकार के कार्सिनोजेंस होते हैं, जिनसे कैंसर होने की संभावनाएं तक उत्पन्न हो सकती है। तो ये है गुटखा, जिसका उपयोग या सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे नशीले पदार्थ की मैं बात करूं तो दूसरा होगा तंबाकू। हम जानते हैं कि तंबाकू जो है ये सोलेनेसी कुल का एक प्लांट है। सोलेनेसी कुल का प्लांट है जिसका नाम है निकोटियाना टोबेकम। इस प्लांट की जो पत्तियां होती है वो तंबाकू के रूप में यूज की जाती है, और इसके अंदर एक एल्केलॉइड होगा जिसको हम कहेंगे निकोटीन। और आपको बता दूं कि इनकी पत्तियों में 1 से 8% जो है वो निकोटीन पाया जाता है, जो एक एल्केलॉइड है। और निकोटीन एक कार्सिनोजेन भी है, जो लगातार इसके संपर्क में अगर हमारे ऑर्गन्स रहेंगे, हमारे ऊतक टिश्यूज रहते हैं, तो कैंसर भी उत्पन्न हो सकता है। तो निकोटीन जो है ये 1 से 8% होगा। अब अगर ज़्यादा तंबाकू का सेवन जो है वो यूज किस रूप में होता है, तो आप जानते हो कि गुटखा, इसके अलावा चिलम, गांजा, हुक्का, ये सब जो है इनके रूप में या सूंघने के रूप में भी यूज़ किया करते हैं कई जो ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस तरीके से इसका यूज़ जो करते हैं नशीले पदार्थ के रूप में। अगर ज़्यादा तंबाकू की मात्रा लगातार रहेगी तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो रोग में देखो कि सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कार्सिनोजन के रूप में काम, मतलब ये उपयोग होता है, कार्सिनोजन के रूप में मतलब जो काम कर सकता है और कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो मुंह के, गले के या फेफड़ों के कैंसर उत्पन्न कर सकता है। दूसरा, अगर लगातार इसका सेवन कर रहे हैं तो धमनियाँ मोटी हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट संबंधी डिजीज़ जो हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई गर्भवती महिलाएं जो है वो अगर तंबाकू का यूज ज़्यादा करती है तो भ्रूण विकास में जो है वो मतलब विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कई प्रकार की असामान्यताएं जो है भ्रूण में आएगी। इसके अलावा सांस संबंधी बीमारियां मतलब जो है वो हो जाएगी, दमा वगैरह हो जाएगा। और ये सब बीमारियां जो सिर्फ यूज़ करने से नहीं, अगर कोई तंबाकू का यूज़ कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, अगर आप उसके पास में बैठे हो तो भी ये सारी बीमारियां आपको हो सकती है। तो इसीलिए जो सरकार ने सार्वजनिक स्थानों के ऊपर बीड़ी, सिगरेट या धूम्रपान को जो निषेध कर रखा है, ताकि एक पिए और 5-7 को बीमार न करे, उन सबको जो है वो उनके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव न डाले। इसके लिए जो है वो सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू या धूम्रपान पर रोक लगा रखी है। नशीले के पदार्थ के रूप में तीसरे पदार्थ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहेंगे एल्कोहल या मदिरा। देखो कई सारे तरीक़ों से बनाई जाती है और कई प्रकार के ब्रांड जो है वो मार्केट में इसके मिलते हैं, लेकिन सभी के अंदर हम बात करें तो एक ही नशीला पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। C2H5OH यही होता है। बस फ़र्क ये होता है कि किसी में ज़्यादा मिला दिया जाता है एल्कोहल, किसी में एथिल एल्कोहल कम मिला दिया जाता है। नॉर्मली एथिल एल्कोहल ही होता है मदिरा के अंदर, शराब के अंदर। और ये भी एक जो है घातक नशीला पदार्थ है। इसका लगातार सेवन करने से क्या होगा कि आप जानते हो कि एल्कोहल का अगर लेवल बढ़ता है
तो लीवर जो है इस एल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में। तो एथिल एल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में बदल दिया जाएगा। एथिल एल्कोहल को किस में बदल दिया जाएगा, एसिड एल्डिहाइड में। और एसिड एल्डिहाइड जो है वो एक विषैला पदार्थ है जो जहर का काम करता है, तो लीवर को ख़त्म करता है धीरे धीरे। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर ज़्यादा लगातार मदिरा का सेवन किया जाता है, ज़्यादा सेवन हो जाता है, तो जो शारीरिक सामंजस्य कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म हो जाता है। आदमी अपने खुद को ही नहीं संभाल पाता, तो एक्सीडेंट वगैरह होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा अगर हम मदिरा का यूज़ करेंगे तो सोचने की समझने की जो है वो क्षमता कम हो जाएगी। इसके अलावा आर्थिक आर्थिक कमजोरी तो आएगी। इसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसको पीने से जो है वो ज़्यादा हमारे बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं रहने के कारण नाली वगैरह में या कहीं रोड के ऊपर गिर जाता है आदमी और वहीं पर ही पड़ा रहता है शाम तक, जब तक वो उसका प्रभाव कम न हो जाता, तो सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से ये भी एक नशीला पदार्थ है। अगले नशीले पदार्थ की हम बात करें तो चौथा जो नशीला पदार्थ है उसको हम कहेंगे अफीम। तो अगला हमारा डिस्कस रहेगा अफीम पर। अफीम जो है वो पेपेवर सेमनीफेरम प्लांट है। इस प्लांट से प्राप्त होता है और इस प्लांट में जो इसके कच्चे फल होते हैं उन कच्चे फलों पर चीरा लगा के और उन फलों से लेटेक्स निकलता है, एक दूध दिया पदार्थ निकलता है, दूध निकलता है। ऐसे मान लो कि जब चीरा लगाएंगे तो आग की तरह उसमें से दूध निकलेगा और उस दूध से जो है वो अफीम, यही अफीम के रूप में यूज होता है। एल्केलॉइड, इसके अंदर कई सारे एल्केलॉइड होंगे, तो इस दूध के अंदर जो एल्केलॉइड होंगे उनमें देखो मॉर्फिन, मैं एल्केलॉइड की बात कर रहा हूँ जो नशीले पदार्थ के रूप में यूज होते हैं। तो एल्केलॉइड में मॉर्फिन, कोडीन, सेमनीफेरिन, पेपेरिन, इस तरीके से बहुत सारे एल्केलॉइड इस दूध के अंदर पाए जाते हैं। और इनमें से ये जो कोडीन और मॉर्फिन जो होता है वो दर्द निवारक दवा बनाने के रूप में यूज होता है, इसलिए इसकी खेती जो सरकार के कंट्रोल में होती है, खेती की जाती है। लेकिन फिर भी कई जगह पर चोरी चुपकी इनकी खेती होती है और फिर उनमें जो है वो अफीम को यूज़ किया जाता है नशे के रूप में। अगर हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में अफीम को मनवार के रूप में यूज़ किया जाता है। इनका शुरुआती सेवन जो है वो धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में लेते हैं, लेकिन इनकी आदत जो है ज़्यादा फिर धीरे धीरे ज़्यादा सेवन करने से जो है तंत्रिका संबंधी बीमारियां, सामंजस्य और असामयिक मृत्यु तक जो है वो इससे हो सकती है। तो अफीम जो है वो भी एक नशीले पदार्थ के रूप में यूज़ होती है, जो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के नशीले पदार्थों के रूप में सेवन किए जाते हैं, जैसे चरस, गांजा, भांग, इनका भी उपयोग नशीले पदार्थों के रूप में होता है। इसके अलावा एक और नशीला पदार्थ यूज किया जाता है जिसको कहते हैं LSD। इसका पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसका पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। ये भी एक नशीले पदार्थ के रूप में यूज होता है। इसका पूरा नाम याद रखना, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। इसका भी नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग होगा। इसके अलावा कई बच्चे जो है जो सड़कों पे रहते हैं वो डॉक्टर की दवाओं को भी नशीले पदार्थ के रूप में यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मॉर्फिन, पेथेडीन, ब्यूप्रीनोर्फिन, इसके अलावा डाइएजाइड। तो इसके अलावा खांसी की जो दवाइयाँ आती है, जैसे कोरेक्स का अभी पीछे बहुत चलन हुआ था, लोग बिना किसी खांसी के भी नशीले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग कर रहे थे। इसके अलावा आप मानोगे नहीं कि साइकिल की पंचर निकालने वाला जो ट्यूब होता है, सिलेक्शन जो होता है, उसको भी नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग कर लेते हैं।
इसके अलावा जो दर्द की जो दवा आती है, जो लगाने की दवा आती है, उसको भी नशीले पदार्थ के रूप में यूज़ कर लेते हैं। पेट्रोल, गैसोलीन, स्प्रीट तक को जो है वो कई बच्चे जो है वो नशीले पदार्थों के रूप में यूज़ कर लेते हैं और फिर उनमें मानसिक बीमारियां आती है और डरावने सपने आते हैं और कई प्रकार की सारी कमजोरियां सामने आती है। तो ये जो है धीरे धीरे बच्चे इनके चंगुल में पड़ते हैं और इनसे बचाने के जो है वो प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा किए जाने चाहिए ताकि कोई इनके चंगुल में ना आए और इनसे दूर ही रहे। अब इस चैप्टर के अंत में हम एक और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं मिलावट। तो आपको बता दूं कि लोग अपने मुनाफे के लिए खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ मिला देते हैं जो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने मुनाफे के लिए यहाँ तक जो गुजर जाते हैं कि कुछ भी मिला देते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे कि हम अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो पेप्सी, कोको कोला जो है आजकल पाश्चात्य संस्कृति के देखते हुए जो है वो ये पदार्थ ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, जबकि वो जानते नहीं कि इसके अंदर कई प्रकार के हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे DDT, क्लोरपायरिक्सोन। ये पदार्थ इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो मौजूद होते हैं वो हमारे तंत्रिका तंत्र को ख़राब कर देते हैं, हमारे मतलब जो मानसिक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके की जो डिजीज़ जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फास्फोरिक अम्ल होता है। आप मानोगे नहीं कि एक ऐसा अम्ल है जो लोहे को गला देता है। तो सोचो कि हमारे दांतों पर ये क्या प्रभाव करेगा, तो दांतों को गला देता है। इसके अलावा मैं कोल्ड ड्रिंक्स की ही बात करूं तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल होता है, जिसको मीठा जहर कहते हैं। कितना नुकसान पहुंचाएगा ये, जहर के रूप में ये एक तरीके से। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूं तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बोरिक और बेंजोइक अम्ल होता है और ये एसिडिटी उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर के अंदर। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूं तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर शीशा मिलाया जाता है थोड़ी मात्रा में, और शीशा जो है हमारे लीवर, जो ब्रेन है, किडनी है, इनके ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है। तो ये इतने सारे हानिकारक पदार्थ एक कोल्ड ड्रिंक्स में मिले हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, हमें अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हम कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं, जबकि देसी जो हमारे घर में छाछ, जो दूध दही है उसका यूज़ न करके इस तरीके के जो बनावटी जो पेय पदार्थ है उनका यूज़ करते हैं। आप इसके अलावा मैं बात करूं तो कई ऐसे खाद्य पदार्थों में कई प्रकार की मिलावट मिल जाती है। दूध जो है उसके अंदर यूरिया, सोडा, डिटर्जेंट वगैरह मिला दिए जाते हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में बात करूं तो देसी घी में वनस्पति घी मिला दिया जाता है। अगर और मैं बात करूं तो जो मिर्च है उसमें ईंट का पाउडर, हल्दी में जो है वो जो पीली मिट्टी है, इस तरीके के मिला दिए जाते हैं। अगर और हम देखें तो सब्जियों को कलर देने के लिए सिल्वर नाइट्रेट जो है वो छिड़क दिया जाता है। गोभी के ऊपर वाइट उसको सफ़ेद बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया जाता है। कई प्रकार के फलों को जल्दी पकाने के लिए रसायन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो आगे जाके हमारे अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। और कई ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में जो है खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और वो फिर हमारे शरीर के अंदर ही पड़े रहते हैं खाद्य श्रृंखला के अंदर। तो इस तरीके के पदार्थ भी जो है मिला दिए जाते हैं। तो ये सब जो है वो अपने मुनाफे के लिए लोग जो है वो ये सब करते हैं। ऐसी बात नहीं कि इन सब के लिए कानून नहीं है, इन सब के लिए कानून है। इन सब को रोकने के लिए 1954 में एक अधिनियम बनाया गया था, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण अधिनियम, निषेध अधिनियम। तो ये अधिनियम बनाया हुआ है हालांकि, लेकिन ये लोग जो है वो इनके ऊपर पूरा प्रभावी रूप से ये लागू नहीं है। लोग पैसे देकर जो है वो छूट जाते हैं, ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं रहते, तो इस तरीके से उनको सज़ा भी नहीं हो पाती कईयों को।
तो इस तरीके से जो है वो ये अधिनियम जो पूर्ण रूप से लागू नहीं है, और ये मिलावटी पदार्थ जो हम तक पहुंच रहे हैं तो हमें इनसे दूर रहना है, और ज़्यादा हो सके वहाँ तक अपने खेतों में जो उत्पन्न होने वाली जो सामग्री, खाद्य सामग्री, उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और घर में गाय भैंस जो है हम रखते हैं तो उनके दूध और दूध से संबंधित पेय पदार्थों का यूज़ जो करना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि मिलावटी पदार्थों को जो हो कम से कम खाएं, नशीले पदार्थों की तरफ जो है वो न जाएं, ऐसी किसी प्रकार की आदत न डालें, और अपने शरीर को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखें। ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करें और दिन में 8-10 गिलास पानी पिए। धन्यवाद।